नमस्कार। आस्क प्लैनेट में आप सभी का स्वागत है। मैं यशराज आज एक बहुत ही नई टेक्निक के ऊपर वीडियो लेकर आ रहा हूँ। वैसे ये नई टेक्निक नहीं है, लेकिन उतना लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। ये इतनी अच्छी टेक्निक है। ये एक चक्र की टेक्निक है, कोट चक्र कहते हैं इसे। और ये इतनी अच्छी टेक्निक है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मतलब ये ट्रांजिट देखने के लिए ये वंडरफुल टेक्निक है। मैं कहूँ कि इस टेक्निक के बेसिस पे जो मैं आज बताऊंगा, आप ऑलमोस्ट 80-90% सही प्रिडिक्ट कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिट का पूरा पूरा रोल होता है। और ये टेक्निक बहुत ही अच्छी टेक्निक है और बहुत रिलायबल है। आप इसे यूज करिए, मैं इसे यूज करता हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लोगों ने इस टेक्निक को अ, सिर्फ वॉर या फिर हेल्थ मैटर्स से जोड़कर रखा है, बट ये टेक्निक अल्टीमेटली आपके लिए इश्यूज लाती है लाइफ में। ठीक है, आपका मेंटल या फिर फिजिकल लेवल पर आपको दिक्कतें करती है अगर वो बैड दिख रहा है इस टेक्निक के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोट चक्र के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कोट चक्र की मैं बात बताऊंगा आज इस वीडियो में। तो वो अगर बैड दिख रहा है तो वो किसी भी चीज के लिए बैड हो सकता है, बुरा हो सकता है आपके लिए। ठीक है, वो आपका स्वास्थ्य भी हो सकता है, आपका कोई कोर्ट केस भी हो सकता है, या फिर आपकी नौकरी हो सकती है, आपका विवाह हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो वो इस टेक्निक से हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये काम करती है। तो इसी को मैं बताऊंगा कि कोट चक्र क्या है, कोट चक्र को कैसे इस्तेमाल करना है। और ये इतना आसान है, इतना इजी है कि एक नॉर्मल इंसान भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। एक बिगनर एक बिगनर इन एस्ट्रोलॉजी जो थोड़ा बहुत भी जानता है ज्योतिष के बारे में, थोड़ा बहुत भी ग्रहों को समझता है, ठीक है, वो कर सकता है इस टेक्निक का इस्तेमाल। तो मैं इसकी एप्लीकेशन पे जाता हूँ, मैं इसके बारे में अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर ये टेक्निक सीखनी है। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि ये टेक्निक बहुत अच्छी काम करती है। आप इसे चेक करिएगा इस वीडियो के बाद अपने चार्ट्स में लगाकर कि क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं जो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छा लगे तो, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा वीडियो को और कमेंट भी करिए। जो भी आपके राय है, जो भी आपकी सजेशंस हैं, कुछ भी है आपके मन में, ठीक है, वो आप कमेंट करिए ज्योतिष के लिए। तो ये जो चक्र है ना, ये नक्षत्रों के ऊपर आधारित है। और ये जो आपका जन्म नक्षत्र है वहां से शुरू होता है। ठीक है, तो उसी वहीं से शुरू होता है। और ये जो गोचर होते हैं ग्रहों के, वो भी नक्षत्रों पर देखे जाते हैं, न कि राशि पे। इसी वजह से ये जो चक्र है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करता है, बहुत सटीक काम करता है किसी भी चीज को बताने में। अच्छा समय चल रहा है या बुरा समय चल रहा है। और ये उन चीजों को इतनी अच्छी तरह से बताता है। अच्छा या बुरा समय किसी भी चीज के लिए हो सकता है, वो स्वास्थ्य या फिर झगड़े लड़ाई के लिए नहीं होगा, वो किसी भी चीज के लिए हो जाएगा। तो उस तरह से इसको समझिएगा कि कोट चक्र कैसे काम कर रहा है। ये नक्षत्र पे से शुरू होता है, जो आपका चंद्रमा का नक्षत्र है ये उसी से शुरू होता है। ठीक है, कोट चक्र किला होता है एक तरह का। ठीक है, उन्हीं नक्षत्रों को ग्रुप में रख कर किला बनाते हैं। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत लोगों को समझने में दिक्कत होगी, फिर वो नहीं यूज कर पाएंगे अगर वो शुरू में इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड समझेंगे। तो मैं इस वीडियो को सबके लिए, एक नॉर्मल पर्सन भी समझ सके और इसे इस्तेमाल कर सके अपने जिंदगी में, तो ये बहुत अच्छा टेक्निक है, बहुत आसान टेक्निक है इस्तेमाल करने के लिए। तो मैं इसे बहुत सिंपल वर्ड्स में बताना चाहता हूँ और ज्यादा टेक्निकल नहीं करना चाहता हूँ वीडियो को। ठीक है, क्योंकि जो अच्छा जानते हैं कोट चक्र के बारे में या फिर अच्छा ज्योतिष के बारे में, वो किसी भी किताब से उठाकर पढ़ सकते हैं कोट चक्र को। बट ये वीडियो जो है वो सबके लिए है, ताकि एक सामान्य इंसान भी इसे समझ सके। तो मैं इसे कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ। तो इतना जानिए कि ये जो कोट चक्र शुरू होगा वो जन्म के नक्षत्र से शुरू होता है। ठीक है, नक्षत्रों के ऊपर आधारित है। नक्षत्रों में ग्रहों का गोचर देखा जाता है और वो जो इसका रेफरेंस पॉइंट है वो जन्म का नक्षत्र है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा। अब मैं बताता हूँ कि कोट चक्र कैसे होता है। देखिए, ये जो पहला नक्षत्र यहाँ लिखा हुआ है इस फिगर में, ये तो एक एग्जाम्पल के लिए एक फिगर ले लिया। तो अगर किसी का स्वाति नक्षत्र होगा ना,
तभी ये यहाँ पर जो पहला जो चंद्रमा का नक्षत्र होता है वही पहला नक्षत्र लिखा होता है यहाँ पर। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट पोजीशन से आपका चंद्रमा का नक्षत्र शुरू होता है, यहीं पर आएगा। तो यहीं से एंट्री पॉइंट होती है कोट चक्र की। और जो भी ये जो कॉर्नर्स होते हैं वो एंट्री पॉइंट्स होते हैं। ये कॉर्नर से ही गोचर जो होता है वो होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अब देखिए स्वाति नक्षत्र है, तो जिसका स्वाति नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हुआ होगा तो उसका पहला यहाँ पे स्वाति नक्षत्र ही आएगा। ठीक है, वो कोई दूसरा तीसरा नहीं आएगा। यहीं से शुरू होगा, जो जन्म का नक्षत्र है वही पहला नक्षत्र होगा, फिर उसके आगे ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये शुरू होता है जन्म के नक्षत्र से, और ग्रहों का गोचर भी इसमें नक्षत्रों पर देखते हैं, न कि राशि पर। और उसको इस तरह से डिजाइन करते हैं जिस तरह से ये फिगर में दिया हुआ है। डिजाइनिंग के ऊपर मत जाइए, प्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर आप ध्यान रखिए कि कैसे ये काम करेगा। अब मैं इसके बता देता हूँ कि कोट चक्र में ये जो आप देख रहे हो, ये भाग, ये सारी चीजें जो देख रहे हो, ये क्या है। ये पहला वाला जो है ना, ये सेंटर पोजीशन है। कोट चक्र क्या है? किला है। तो जो बीच का एरिया है वो पिलर्स हैं। ठीक है, वो स्तंभ है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इस चक्र में। ठीक है, यहाँ पर मैं बताऊंगा कि कैसे ये स्तंभ होता है, ये सारी चीजें कैसे होती हैं। ये स्तंभ हो गया, ये मिडिल पोजीशन हो गया, या फिर कहो सेंट्रल पोजीशन हो गया। तो इन दोनों का जो ये इनर पार्ट हो गए, इनर पार्ट को, अंदर के जो भाग को, इन दोनों को मिलाकर भी लोग कहते हैं, लिखा रहता है कि दुर्गपति ग्रह। ठीक है, कि तो ये जो ओनर होता है, जो किला का जो सेंटर एशिया है, वो दुर्गपति जो है, मतलब जो किंग का जो है वो एरिया है ये। ठीक है, जो इसका ओनर है वो उसका एरिया है ये सेंटर वाला। ये दो जो है, ठीक है, दो पोर्शंस जो है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंटर का पोजीशन। अब ये जो बाहर का है, ये दो, ये हो गया एक बाउंड्री का पोजीशन। ठीक है, बाउंड्री एरिया हो गया, और ये बाहर का एरिया हो गया इस किले का। तो ये हो गया अंदर का, ये हो गया उसके बाहर का। ठीक है, तो ये दो जो होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये कैसे देखते हैं इसको, जो कि आगे मैं बताऊंगा। तो ये हो गया बाउंड्री, और ये बिल्कुल बाहर का। तो ये किला है, किले के बीच का पार्ट, किले के मध्य का पार्ट, किले के बाउंड्री का पार्ट, किले के बाहर का पार्ट। ठीक है, और इस तरह से होता है। अब यहाँ पर और भी चीजें होती हैं कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ से जो है वो एंट्री पॉइंट्स होते हैं। जितने भी ये कॉर्नर्स होते हैं ना, यहीं से शुरू होता है। आप देखो, एक दो तीन, ठीक है, और फिर ये चार आ गया बीच में, फिर ये पांच छह सात, क्योंकि यहाँ से एग्जिट पॉइंट होता है। तो ये जब शुरू होता है तो जन्म नक्षत्र लिखिए, फिर उसके बाद का लिखते लिखते यहाँ तक आएंगे, फिर ये इधर से निकलेगा। ठीक है, फिर इधर से निकल के फिर ये इधर से आता है। तो जितने भी कॉर्नर हैं, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ये एंट्री पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके एंट्री पॉइंट। तो ये जो कॉर्नर है, ये हो गया एंट्री पॉइंट। ये कॉर्नर, ये एंट्री पॉइंट, ये कॉर्नर एंट्री पॉइंट, ये कॉर्नर एंट्री पॉइंट। इसमें कुछ किया नहीं, अगर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं, मे बी कुछ लोग समझ जाएं। तो पहला जो जन्म का नक्षत्र है उसको यहाँ लिखेंगे एक नंबर में। ठीक है, फिर उसके बाद के जितने नक्षत्र हैं उसको इसी तरह से लिखते हैं। ठीक है, एक दो तीन चार, ये जो मध्य के भाग होते हैं ये एग्जिट पॉइंट होते हैं। यहाँ आप देखिए 26 28 26 27 26 हो रहा है, तो ये बाहर से जा रहा है ना, 26 27 28 हो रहा है, 12 13 14 हो रहा है। ठीक है, ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये जो मध्य के जो सेक्शंस हैं, मध्य के जो ये सड़क बनी हुई है, इसे सड़क ही कह सकते हो आप। तो ये जो मध्य के सड़क है, ये हो गए आपके एग्जिट रोड्स। ठीक है, ये एग्जिट रोड्स होते हैं, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, यहाँ से अंदर आने का रास्ता है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि अंदर हम लोग आते हैं कॉर्नर से और बाहर जाते हैं मिड से। ये जो बाहर के हैं ये बाहर जाने के रास्ते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज में। ये दिमाग में रखिएगा कि अंदर कॉर्नर से आना है, बाहर मध्य से जाना है। आप देखिए इसी को देखिए कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सातवां, फिर इधर से आए। ठीक है, इसी तरह से आप अपने से बना सकते हो इस चक्र को, दो सेक्शंस ड्रॉ करके इस तरह से करके अपने से बना सकते हो। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। स्वाति नक्षत्र पे अगर आपका जन्म हुआ है तो स्वाति से शुरू करके स्वाति, फिर आपका आएगा विशाखा। ठीक है, फिर आएगा आपका अनुराधा। इस तरह से कर कर आप अपना यहाँ तक लिखते जो स्वाति होगा वो पहला नक्षत्र लिख लीजिए। उसी तरह से फिर आगे बढ़ाते हुए इसको इधर से निकलिए, फिर इधर से घुसिए, फिर इधर से निकलिए। ठीक है, इस तरह से ये पूरा यहाँ तक आकर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अभिजीत नक्षत्र को भी लेते हैं। तो इस तरह से ये कोट चक्र जो है वो डिजाइन होता है।
और इसका ही इम्पोर्टेंट है। अब जैसे स्वाति नक्षत्र है तो चंद्रमा आपका यहाँ पे था, तभी आपका यहाँ से शुरू हुआ है, और जो भी ग्रह हैं वो इसी में गोचर करते रहेंगे और वो होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये पॉइंट्स लिखे थे, मैंने बस बता बता दिए फोटो में ही कि दुर्गपति जो होता है वो इनर पॉइंट्स होते हैं, जो मैंने बोला स्तंभ वाले, और सैन्य ग्रह होता है बाहर वाला, बाहर का सैन्य ग्रह होता है ना, बाहर चाहिए तो आर्मी कैंप भी कह सकते हो आप उसे। जो मैंने दो बाहर के बताए, ये जो दो बाहर के हैं ये आर्मी कैंप हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं इस दुर्ग को। ये किला है ना, इसको प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आर्मी रहती है। यहाँ पर जो है वो आपके नॉर्मल या फिर कहिए राजा रहता है जिसको आर्मी प्रोटेक्ट करती है। तो ये चीज हो गई। अब इसमें क्या होता है, ओनर होता है, प्रोटेक्टर होता है। जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे राजा रहता है, तो राजा कौन होता है, कौन राजा बनता है। ठीक है, तो जो जन्म का नक्षत्र का जो राशि होता है, मत नहीं, जन्म के नक्षत्र का नहीं, जो चंद्रमा का जो राशि होता है जन्म के समय में, वो होता है कोट स्वामी या फिर किलाधीश कह सकते हो आप। ठीक है, कोट चक्र का स्वामी होता है वो। तो वो मध्य में रहना चाहिए, क्योंकि वो स्वामी है तो उसे मध्य में रहना चाहिए। ठीक है, मैं बताऊंगा कि कैसे होता है। तो लॉर्ड ऑफ द साइन ऑफ द बर्थ मून, यही होता है आपका कोट स्वामी। ठीक है, जो जिस चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है वो हो जाएगा उसका कोट स्वामी। तो अगर चंद्रमा आपका तुला राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, तो शुक्र हो जाएगा कोट स्वामी। ठीक है, उसी तरह से जिस भी राशि में चंद्रमा बैठा रहेगा, वो जो राशिश है वो आपका हो जाएगा कोट स्वामी। ठीक है, अगर चंद्रमा शनि के नक्षत्र उसमें राशि में बैठा हुआ है तो शनि हो जाएगा कोट स्वामी। और जो नक्षत्र पद जो होता है उस चंद्रमा का, वो जो होगा वो डिसाइड करता है कि कोर्ट पाल यानी कि आर्मी लीडर या फिर प्रोटेक्टर कौन होगा उस कोर्ट के लिए, उस कोर्ट को कौन सा ग्रह प्रोटेक्ट कर रहा है। तो वो जन्म चंद्रमा के जन्म नक्षत्र पर जो पद आते हैं, जो जैसे किसी भी जैसे अश्विनी नक्षत्र में 4 पद हैं, हर नक्षत्र में 4 पद हैं, 4 चरण हैं। ठीक है, तो जिस भी चरण में जन्म होता है उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन होगा आर्मी लीडर इस किले का। ठीक है, कौन सुरक्षा करेगा, कौन सेनापति होगा जो इस किले को बचाने वाला है जो इस जन्म के लिए। ठीक है, तो वो भी जन्म नक्षत्र को देखेंगे और चरण उठाएंगे। इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अवखड़ा चक्र वगैरह को यूज करके जो पहला इनिशियल अक्षर होता है उससे करते हैं, बट मैं उतना नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लोग कंफ्यूज होंगे। तो इस टेबल को आप फॉलो कर सकते हो कि जैसे अगर किसी का आराद्रा नक्षत्र में जन्म हो गया और दूसरे पद में जन्म हो गया, तो क्वार्टर 2 में अगर जैसे हुआ क्वार्टर 2 में, तो इसका मालिक है मंगल। ठीक है, तो मंगल हो जाएगा कोट स्वामी। अगर उसी तरह से चौथे चरण में हो गया आराधना के, तो शुक्र हो जाएगा कोट स्वामी, सॉरी, कोट कोट स्वामी नहीं, ये प्रोटेक्टर, ये जो आर्मी प्रोटेक्टर, आर्मी जो होगी आपकी, आर्मी लीडर जो होगा, सेनापति जो होगा, वो हो जाएगा आपका शुक्र। और यहाँ पर जो है वो अगर दूसरे चरण में हो रहा है तो वो मंगल। उसी तरह से सारे चरण के दिए हुए हैं, आप अपना नक्षत्र देखिए कि कौन से नक्षत्र में जन्म है, कौन से चरण में जन्म है, वही होगा आपका कोटपाल या फिर आर्मी लीडर या फिर सेनापति, जो भी कहना कहिए। ठीक है, बेसिकली सुरक्षा करने वाला, उस कोर्ट की कौन सुरक्षा करेगा। ठीक है, तो जो जन्म नक्षत्र का पकड़कर इस टेबल को उठाइएगा, जन्म नक्षत्र उसका पद देखिए और यहाँ से अपना कोट स्वामी सुन लीजिए, देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप डिसाइड करोगे कि कोट स्वामी कौन होगा और कोट पाल कौन होगा, क्योंकि इन दोनों का बहुत बड़ा यूज है प्रिडिक्शन में कि प्रिडिक्शन कैसे आएगी, कैसे हम देखेंगे कोट चक्र को। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को फिर एक बार आगे कर पीछे कर देखिएगा। अब मैं प्रिडिक्टिव पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ। तो जैसा मैंने बोला था कि मैंने बताया कि कहाँ से एंट्री होती है, कहाँ से एग्जिट होती है, कॉर्नर से एंट्री होती है और मध्य का जो सड़क है वहां से एग्जिट होती है। मैं सड़क इस्तेमाल कर रहा हूँ शब्द, ताकि सबको आसानी हो समझने में कि कहाँ से जाएंगे ग्रह। ठीक है, तो जो कॉर्नर वाले होते हैं वो होते हैं अंदर आने के, और जो मध्य वाले होते हैं वो बाहर जाने के होते हैं। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। अब इसी पर सारा खेल है। और वो जो मैंने सेगमेंट्स बताए थे, ये जो मैंने बताए थे ना सेगमेंट्स, यहाँ पर ये बताया था, ये मध्य है, ये सेंट्रल है, मतलब ये स्तंभ है, ये मध्य है, ये फिर और थोड़ा बाहर का बाउंड्री वाला एरिया है, ये बिल्कुल बाहर का एरिया है। ठीक है, ये इनका रोल
और ये जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, इन्हीं का पूरा खेल है। ठीक है, बस इतना ही दिमाग में रखिए। और सॉफ्टवेयर से तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे होता है, मैं बहुत इजी करके बताऊंगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि देखिए, अगर जो नैसर्गिक पापी ग्रह हैं, नैसर्गिक पापी ग्रह कौन है? शनि है, राहु है, मंगल है, केतु है, और कभी कभी सूर्य भी लेते हैं। ले लेना चाहिए। अगर सूर्य अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब है या फिर दुष्ट भावों का अगर वो स्वामी है, तो सूर्य को भी आप ले सकते हो पाप में, पापी में। ठीक है, लेकिन ये जो है ग्रह पापी होते हैं, नेचुरल मेलेफिक हो जो होते हैं वो तो होते ही हैं। अगर ये नेचुरल मेलेफिक जो ग्रह हैं, ये अगर एंट्री पॉइंट पे हैं, मतलब ये ग्रह जो है जो एंट्री यानी कि ये कॉर्नर्स पे अगर ये ग्रह हैं पापी, ठीक है, तो फिर दिक्कत की बात है, क्योंकि वो अंदर आ रहे हैं, वो अब दुर्ग को भेदने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि इस तरह समझिए कि एक किला है और दुश्मन जो है, पापी ग्रह जो है वो अंदर आ रहे हैं। ठीक है, एक बार वो अगर जब अंदर वो आ रहे होते हैं तो वो अच्छा संकेत नहीं रहता है। ये चीज हो गई पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो पापी ग्रह हैं उनका ये मध्य के सिचुएशन, मध्य वाले पोर्शन में नहीं रहना चाहिए। दुर्गपति के एरिया में पापी ग्रह नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर अगर होंगे तो वो किले में प्रवेश कर चुके हैं। ये बाउंड्री था ना, ये बाउंड्री एरिया है। यहाँ से अगर मेलेफिक घुसना शुरू किए, जैसे यहाँ पे देखिए केतु आ रहा है, तो केतु अगर यहाँ से ये घुसते हुए अगर यहाँ पर आ जाए, ठीक है, तो फिर वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो किले में प्रवेश कर चुका है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है कि जो मेलेफिक होते हैं, जो पापी ग्रह होते हैं, उनको अ, अंदर वाले में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, वो बाहर में रहें, मतलब कि प्रोटेक्टिव एरिया जो है वो आर्मी कैंप में रहते हैं पापी ग्रह, तो वो सुरक्षा करते हैं, क्योंकि पापी ग्रहों का काम है सुरक्षा करना, ना कि दुर्ग भेदन करना। ठीक है, दुर्ग के अंदर नहीं रहना है, उनको बाहर रहना है। अगर वो बाहर हैं तो वो आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, और बाहर में भी वो उस वाले में रहें जहां से बाहर जाने का रास्ता है। ठीक है, यानी कि ये मध्य वाले में, ये बाहर जा रहे हैं अगर पापी ग्रह, और ये इधर वाले एरिया में है, तो उस तरह से करके देखना है। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई कि पापी ग्रह अगर अंदर वाले रास्ते में है, और वो ये मध्य में भी आ गए, मतलब अंदर भी आ रहे हैं और ऊपर से ये मिडिल वाले पोजीशन में, यानी कि कोर्ट के अंदर भी आ गए। मतलब कि अगर वो अंदर आने वाले रास्ते पे हैं और वो किले के मध्य तक आ चुके हैं, तो वो खतरे की घंटी है। ठीक है, उसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर कि अगर वो बाहर जाने वाले रास्ते पे हैं और अगर एकदम बाहर वाले एरिया में है, तो वो अच्छा संकेत है कि वो चलो बाहर तो जा रहा है ना। ठीक है, मेलेफिक ग्रह जो है वो बाहर जा रहा है, अगर मतलब ये बाउंड्री वाले एरिया पर हैं। ठीक है, इसी से निकलेगा बाहर, तो अगर ये बाउंड्री वाले एरिया पे है तो फिर वो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो बाउंड्री वाले एरिया पे नहीं है, लेकिन फिर भी वो बाहर जा रहे हैं, मतलब ये स्तंभ में है या फिर इस वाले एरिया में आ गए, सेंट्रल पोजीशन पे आकर वो बाहर निकल रहे हैं, तो भी वो इससे तो अच्छा है। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट वो बाहर जा रहा है। तो मोटा मोटा ये समझिए कि अगर पापी ग्रह दुर्ग के अंदर रहते हैं और फिर वो और अंदर आ रहे होते हैं, तो अच्छा संकेत नहीं है। और अगर पापी ग्रह दुर्ग के बाहर होते हैं और वो बाहर जा रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा है। या फिर अगर दुर्ग के मध्य में भी अगर वो बाहर निकल रहे हैं, तो वो एक अच्छा संकेत है। ठीक है, पापी ग्रह दुर्ग के अंदर नहीं रहने चाहिए, या फिर दुर्ग के अंदर नहीं आते हुए होने चाहिए। ठीक है, जिसमें कि शनि राहु केतु बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो धीमा चलने वाले ग्रह हैं। ठीक है, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल पे वो अपनी राशि को बदलते हैं, और धीरे धीरे चलते हैं, तो वो एक सेगमेंट में, एक एरिया में काफी समय तक रहेंगे। ठीक है, तो उनको देखना बहुत जरूरी है कि वो किस सेगमेंट में चल रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ शुभ ग्रहों की, तो शुभ ग्रह उसके ठीक उल्टा होंगे। शुभ ग्रह जो है वो बाहर रहने चाहिए, सॉरी, शुभ ग्रह जो है वो अंदर रहने चाहिए। ठीक है, और वो अंदर आने वाली पोजीशन पे रहने चाहिए अगर अच्छा होना है तो। ठीक है, अच्छाई के अगर कुछ शुभ चीजें चाहिए, तो इस ग्रह के अंदर होने चाहिए शुभ ग्रह। ठीक है, जैसे देखिए चंद्रमा अंदर है और ये लेकिन वो बाहर निकल रहा है, तो वो उतना अच्छा नहीं है। तो जो शुभ ग्रह हैं वो इस स्तंभ के अंदर होने चाहिए। अगर वो शुभ ग्रह स्तंभ के अंदर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो एंट्री पोजीशन पे अंदर है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो एंट्री पोजीशन पे हो और स्तंभ के मध्य के अंदर हो, मतलब किले के अंदर शुभ ग्रह हो, जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है। नैसर्गिक शुभ ग्रह शुक्र है, बृहस्पति है, बुध है और चंद्रमा है। अगर ये ग्रह अंदर आ रहे हैं
और वो मध्य में आ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर वो अच्छी घटनाएं इस जीवन में देते हैं। ठीक है। लेकिन अगर वो अंदर हैं और वो बाहर की तरफ जा रहे हैं तो फिर वो उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर अंदर आ रहे हैं लेकिन बाहर की तरफ हैं तो भी वो ठीक है, लेकिन अगर वो बाहर हैं और वो बाहर की तरफ ही निकल रहे हैं तो फिर बहुत दिक्कत की बात है। ठीक है। मतलब कि जैसे बृहस्पति है, बहुत धीरे चलने वाला ग्रह है, यहाँ पे स्लो मूविंग प्लेनेट का रिलेवेंस पॉइंट बहुत ज्यादा है। स्लो मूविंग प्लेनेट को हमेशा देखेंगे, तो अगर बृहस्पति है वो बाहर निकल रहा है और स्तंभ के मतलब केंद्र में भी नहीं है, अंदर भी नहीं है, तो फिर वो बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर वो वहीं अंदर आ रहा है और तो अच्छी बात है, और अगर वो अंदर आ चुका है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। तो इसी तरह से कह के हम पहले तो नैसर्गिक शुभ और नैसर्गिक पाप ग्रहों को देखेंगे कि वो कहाँ है। अब यहाँ पर एक पॉइंट को नोट करिएगा कि अगर शुभ ग्रह अंदर है और पाप ग्रह बाहर है, ठीक है, और बाहर है एटलीस्ट इतना ही रखिए, अंदर है शुभ ग्रह और पाप ग्रह बाहर है, तो अच्छी बात है। तब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और खास तौर पे धीमे चलने वाले ग्रह बृहस्पति और शनि राहु केतु। ठीक है। अगर ये बाहर हैं और बृहस्पति अंदर है, शनि राहु केतु बाहर हैं और बृहस्पति अंदर है, तो फिर जीवन में अच्छी चीजें होंगी। ठीक है। और अगर राहु ये बृहस्पति के साथ शुक्र और बुध भी अगर आ गए अंदर, ठीक है, तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेलेफिक जो है वो बाहर तो सुरक्षा कर ही रहे हैं और बेनिफिक अंदर फायदा दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया, बेनिफिक बाहर निकल रहे हैं और ये जो पापी ग्रह हैं ये अंदर आके बैठे हुए हैं, तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा, दिक्कतें हो जाएंगी। फिर तो हर किसी भी तरह की दिक्कत आ सकती है, वो दशाओं से देखेंगे। पर लेकिन आप इतना जान लो सकते हो कि हाँ ये दिक्कतें आएंगी या फिर नहीं आएंगी, फिर दशा बताएगी कि कैसी दिक्कत आएगी। ठीक है। हम इससे बस इतना देखेंगे कि दिक्कतें आएंगी कि नहीं आएंगी। ठीक है, वो ये बताता है ये चक्र। इसे यहीं तक अभी सीमित रख रहा हूँ कि दिक्कतें देखिए कि दिक्कतें कब आएंगी और कब नहीं आएंगी, कब अच्छा है। तो अगर ये शुभ ग्रह अंदर आ रहे हैं और अंदर आ भी चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर यही पाप ग्रह जो है वो बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल भी चुके हैं, तो उसको और पॉजिटिव कर रहा है। लेकिन अगर पापी ग्रह भी अंदर हैं और ये शुभ ग्रह भी अंदर हैं तो मिक्स हो गया। ठीक है। इसी तरह से आप कर सकते हो कि वो कैसे हो रहा है। अब मैंने बताया था कि कोटा स्वामी और कोटा प्रोटेक्टर का। ठीक है। कि ये जो सेनापति है और जो राजा है उसका कैसे, उसका भी मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि कौन राजा है और कौन सेनापति है। तो इसको देखना बहुत जरूरी होता है कि कौन है ये लोग। ठीक है। ये कहाँ पर हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो स्वामी है उसको अंदर रहना चाहिए, क्योंकि वो अंदर ही रह के वो अपना, उसका काम है अंदर रहकर आनंद लेना और कोटा को चलाना, ये सारी चीजें करना। ठीक है। और जो प्रोटेक्टर है, जो सुरक्षा करने वाला है, ठीक है, उसको बाहर होना चाहिए, उसको सैन्य गृह में होना चाहिए, उसको आर्मी कैंप में होना चाहिए। ठीक है। तो ये अच्छी बात होगी कि अगर आपका कोटा स्वामी जो है वो अंदर के वहां पर बैठा हुआ है तो अच्छी बात है, और अगर वो बाहर में बैठा हुआ है कोटा पाल, तो भी वो अच्छी बात है। अगर ये उल्टा हो गया, ठीक है, कोटा स्वामी बाहर हो गया, कोटा पाल अंदर आ गया, तो फिर ये बेड़ा कर। और उसके साथ वो जो दो पॉइंट्स मैंने पहले बताए उनको भी लगाते हुए चलना है, फिर उसको आप एक कंक्लूजन निकाल कर सकते हो कि आपका समय कितना अच्छा है कितना बुरा है। अब एक और पॉइंट से नोट करिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्रह, जो पापी ग्रह बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, मध्य से, जैसे कोई पापी ग्रह है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है, और वो पापी ग्रह बाहर निकलते हुए वक्री हो जाए तो फिर वो अंदर आने लगेगा। चाल बदल गई ना, मतलब वो 26 27 करके बाहर निकल रहा है लेकिन वो वक्री हो गया तो फिर वो उल्टा आने लगेगा, तो फिर वो गड़बड़ होता है। ठीक है। फिर वो इसी से अंदर आने लगता है, उल्टी चाल हो जाती है फिर। ठीक है। फिर इसी मध्य से वो अंदर आएगा, और उसी उसी तरह से अगर वो अंदर आ रहा है कोई पापी ग्रह या फिर कोई भी ग्रह, ठीक है, अगर वो यहाँ पे वक्री हो गया तो फिर इसी से वो बाहर निकलेगा। ठीक है। तो इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा। और पापी ग्रहों का बाहर निकलते हुए वक्री होना अच्छा नहीं होता है, उसी तरह से शुभ ग्रहों का अंदर आते हुए वक्री होना अच्छा नहीं होता है। ठीक है। ये अकस्मात अच्छा भी करते हैं बुरा भी करते हैं, यानी कि मतलब अगर यहीं पे उसको उल्टा ले लीजिए कि शुभ ग्रह बाहर निकल रहा है और वो पलट गया, मतलब ये वक्री हो गया, ठीक है, तो फिर वो अच्छा भी कर सकता है ना, जैसे पापी ग्रह पलट कर बुरा कर रहा है इसी मार्ग पर। और उसी तरह से यहाँ पर वो हो सकता है कि मतलब पापी ग्रह अंदर आ रहा था लेकिन वो वक्री हो गया तो फिर वो बाहर निकल रहा है, तो वो अच्छा भी कर सकता है, और उसी तरह से शुभ ग्रह बुरा भी कर सकता है। तो इन सारी चीजों को दिमाग में रखकर करिएगा।
ठीक है, जो भी मैंने पॉइंट्स बोले हैं इस पे विचार करके करिएगा और इसे स्टेप वाइज लगाइएगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, कितने पॉइंट्स बेनिफिक हो रहे हैं, कितने पॉइंट्स मेलेफिक हो रहे हैं इन प्रिडिक्टिव टेक्निक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आप अब कह सकते हो कि आपका समय कैसा है, बुरा है, अच्छा है। उस तरह से आप अपने बुद्धिमत्ता से इसका कर सकते हो। बहुत इजी है ना, इतना इजी कौन होगा। आप किसी बच्चे को बता दिया जाए कि भाई भाई देखो, जो पापी है वो अंदर आ रहे हैं तो बुरा है, और जो बाहर जा रहे हैं तो अच्छा है। अगर ज्यादा पापी अंदर हैं, ज्यादा जो अशुभ अच्छे वाले गए हैं वो बाहर चले गए, तो फिर दिक्कत होगी। अगर शुभ वाले अंदर हैं और पापी वाले बाहर हैं तो अच्छा होगा। ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है, और दोनों अंदर हैं तो फिर मिला जुला होगा। ये कोई भी बता सकता है। ठीक है, अगर बहुत सिंपल है, इसीलिए मैंने इसको उठाया, और ये बहुत तगड़ा काम करता है। मतलब 90% ये काम करता है। ठीक है, बहुत अच्छा ये टेक्निक है, इसको लगाइए और बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि आपका समय कैसा चल रहा है। ठीक है, तो धीमे चलने वाले ग्रह हैं उनको जरूर देखिएगा कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छे से बता देंगे कि आपका समय कैसा चल रहा है। ठीक है, ये जन्म नक्षत्र क्योंकि नक्षत्र पे होता है, ये राशि पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये ग्रह इस नक्षत्र से इस नक्षत्र से ऐसे ऐसे करके वो चलता है। ठीक है, आइए मैं अब एक उदाहरण से बताता हूँ। तो अब ये जो मैं उदाहरण लगाया है ये भारत की कुंडली का है। ठीक है, अपना जो आजाद भारत है उसके आधार पे कुंडली बनाई गई, और ये उसका कोटा चक्र है। ठीक है, तो अब देखिए भारत का जो नक्षत्र है यहाँ पर, भारत का नक्षत्र है पुष्य। ठीक है, पुष्य नक्षत्र है भारत का। राशि चंद्रमा की है कर्क। ठीक है, कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र है। तो अब ये जो चक्र आया है हमारे पास, यहाँ पर देखिए पुष्य से शुरू है, पुष्य है, फिर अश्लेषा है, फिर मघा है, इसी तरह से कर कर फिर ये पूर्वा फाल्गुनी आ गया। फिर यहाँ से ये निकलतेगा। ठीक है, ये पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, इस तरह से निकल गया। फिर ये स्वाति, चित्रा के बाद स्वाति, इसी तरह से करते हुए यहाँ तक आ गया। पुनर्वसु अंतिम नक्षत्र होगा अगर पुष्य से हम शुरू कर रहे हैं तो ये कोटा चक्र बना लिया। ठीक है, वो चलिए हो गया। अब मैं बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भारत के समय में जो था, मैंने बताया ना चंद्रमा का जो राशि से होगा, चंद्रमा अपनी राशि में है तो चंद्रमा खुद हो गया कोटा स्वामी, फोर्ट लॉर्ड, किला का जो मालिक है वो खुद हो गया। कोटा पाल कौन होगा, चंद्रमा जो था वो पुष्य के नक्षत्र में था, वो पहले चरण में था। तो वहां पर जो आया था ना कोटापाल, टेबल के हिसाब से वो राहु आया था। ठीक है, तो कोटापाल हो गया राहु, यानी कि फोर्ट गार्ड कौन करेगा, राहु करेगा। अब ये दोनों चीजें हो गई। ठीक है, अब इसको देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल में। अभी अभी आ, हम लोगों ने देखा कि कोरोना से कितनी महामारी फैली, भारत का नाम पूरे विश्व में उजागर हुआ कि भारत में बहुत सिचुएशन खराब है, बहुत दिक्कतें चल रही हैं। लाखों लोग मारे जा चुके हैं अभी तक भारत में कोरोना से। और ये जो अभी पिछला 1.5-2 महीना बीता है, इसमें तो बहुत ही लोग मरे हैं। ठीक है, बहुत दिक्कतें हुई हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं अभी देश में। तो आइए देखते हैं कि क्यों हुआ है, ये कोटा चक्र से कैसे दिख रहा है। ठीक है, मैंने इसीलिए भारत की कुंडली लगाई है, क्योंकि व्यक्तिगत लगाऊंगा तो उतना अच्छे से आप लोग रिलेट नहीं कर पाओगे। भारत की कुंडली पे आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो अब देखिए जैसे अप्रैल 2025 और सॉरी अप्रैल 25 तारीख 2021 का मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंटेंस सिचुएशन इस वक्त थी देश की, बहुत ज्यादा दिक्कतें थी इस वक्त। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया। अब ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये बुध जो है ना, ये बदल गया। ठीक है, लेकिन ये है राहु ही। ये इस सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, जगन्नाथ थोड़ा सॉफ्टवेयर है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इससे आप ये देख सकते हो। अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये जगन्नाथ थोड़ा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। इसी सॉफ्टवेयर से आप कोटा चक्र देख सकते हो, चक्र में आकर कोटा चक्र में। ठीक है, कोटा चक्र क्या है आपका, तो ये आप जो है ये ट्रांजिट जब लगाओगे ना तो ये बदल जाएगा। लेकिन ये दिमाग में रखिएगा जो आपका जन्म का है उसको नोट कर लीजिएगा, फिर ट्रांजिट पे बदलता है तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बदल गया, उसे छोड़ते हैं। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि जो रूल्स मैंने बताए हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना, ये देखिए कि 25 तारीख का मैंने लगाया था। ठीक है, बहुत दिक्कत वाली बात तो होनी चाहिए।
अब देखिए 25 तारीख को जब मैंने लगाया तो यहाँ पर राहु और केतु आ गए मध्य में, स्तंभ में ही राहु केतु बैठे हुए हैं मजे से। ठीक है, और इनके पीछे पीछे मंगल भी है, जबकि मंगल बाहर जा रहा है। ठीक है, लेकिन मंगल है मध्य में ही, मृगशिरा नक्षत्र में ही है मंगल। ठीक है, तो इस वजह से ये तीन पापी ग्रह आ गए। ये तो चंद्रमा है, ये तो घूमता रहता है, ये रोज घूमेगा। ठीक है, कभी बाहर कभी अंदर करता रहेगा हर दिन। ठीक है, लेकिन ये जो चंद्रमा को छोड़िए, यहाँ पे जो धीमे चलने वाले ग्रह हैं उनको लेते हैं, राहु केतु और मंगल। देखिए राहु केतु मंगल जो है वो बिल्कुल मध्य में जाके बैठे हुए हैं। इतनी दयनीय स्थिति हुई थी देश की। साथ ही साथ ये जो शनि महाराज हैं ये भी घुसे पड़े हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पर घुस रहे हैं। श्रवण नक्षत्र से ये अंदर ही आ रहे थे, बाउंड्री पे हैं, ये अंदर घुस रहे थे, न कि बाहर वाले पे नहीं है, ये अंदर जा रहे थे। शनि मंगल अंदर ही है, राहु अंदर ही है, केतु अंदर ही है, शनि भी अंदर ही घुस रहे हैं। ठीक है, ये कितनी बड़ी दिक्कत की बात थी, है ना दिक्कत की बात। ठीक है, कोटा भेदन हो गया ना, इस किले का भेदन हो रहा था बहुत बढ़िया से। जितने शुभ ग्रह हैं बुध शुक्र सारे बाहर, बृहस्पति भी ये अंदर बैठा हुआ है, लेकिन अकेले क्या कह रहे, यहाँ पर तीन तीन पापी ग्रह बैठे हुए हैं मजे से, और पीछे से शनि बृहस्पति को दे रहे हैं। ठीक है, पीछे से लगे हुए हैं उनके भी। तो इतनी दिक्कत हो गई देश के साथ, बुध शुक्र बाहर ही थे, इतनी समस्या आ गई। अब कुछ ही समय बाद शनि जो है वो वक्री हो गए। ठीक है, शनि वक्री हुए हैं कुछ दिन पहले, तो अब इसी रास्ते से शनि बाहर निकल रहे हैं, शांति आने लगी देश में। ठीक है, सिर्फ शनि के बाहर निकलने से, मंगल तो बाहर निकल ही रहे थे लेकिन उस वक्त अंदर थे, मध्य में थे। शनि भी बाहर निकलने लगे, मंगल भी बाहर निकल ही रहे थे, और बृहस्पति अभी और अंदर घुसे पड़े हैं। तो अब राहु केतु को अकेले बृहस्पति देख सकता है। ठीक है, मैं इसे दिखाता हूँ, अभी का गोचर लगाकर दिखाता हूँ कि अभी क्या चल रहा है। जैसे आज है डेट, मैं लगा देता हूँ चलिए 4 तारीख का। ठीक है, 4 जून। अब ये देखिए, अब ये सिचुएशन कितनी बदल गई, बदल गई, पूरी सिचुएशन बदल गई। शनि कहाँ है, अब देखिए शनि कहाँ जा रहे हैं, शनि बाहर जा रहे हैं, मंगल बाहर जा चुके हैं। ठीक है, केतु बाहर की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि ये वक्री का ग्रह है ना केतु, तो बाहर ही निकलेगा इधर से। ठीक है, वक्री ग्रह बाहर ही निकलेगा इस रास्ते से, क्योंकि ये अंदर आने का रास्ता है नॉर्मली, बट ये उल्टा चलता है तो ये बाहर निकल रहा है। सूर्य अंदर बैठा हुआ है राहु के साथ। ठीक है, और ये सूर्य भी जो है ना वो बाहर ही निकल रहा है, सूर्य भी बाहर निकल रहा है, बट है सूर्य। बृहस्पति आके अंदर बैठ गए, शनि बाहर ही निकल रहे हैं, मंगल बाहर ही निकल रहे हैं, केतु बाहर नहीं निकल रहा है, राहु अकेला बैठा हुआ है, बृहस्पति आकर प्रोटेक्शन दे दिया। शुक्र अंदर आ गए, शुक्र जो है वो थोड़ा अंदर आ गए, और बुध जो है वो भी बाहर, मतलब वक्री हैं तो फिर वो अंदर ही आ रहे हैं, उल्टा रोहिणी की तरफ आ रहे हैं। तो इसने कर दी सुरक्षा देश की। ये कोटा से कितना सटीक पता चलता है। ठीक है, बहुत अच्छा टेक्निक है ये, बहुत इजी टेक्निक है, बस इतना आप दिमाग में रखिए, बहुत अच्छे प्रिडिक्शंस करते रहोगे। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये भी है, अब मैं कोटा प्रोटेक्टर जो है राहु, और जो कोटा स्वामी है चंद्रमा, इसको भी इंक्लूड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोटा स्वामी चंद्रमा है, तो उतना ज्यादा मैं नहीं लूंगा, चंद्रमा को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देश की बात है, तो चंद्रमा तो हर दिन बदलेगा। ठीक है, तो उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन राहु को तो हम ले सकते हैं क्योंकि स्लो मूविंग प्लेनेट है। तो राहु देखिए, कि इसको, ये प्रोटेक्टर है लेकिन ये आके अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है कि प्रोटेक्टर होके ये अंदर आके बैठा हुआ है, इसको बाहर होना चाहिए था। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन कहाँ कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट लेकिन मंगल और ये जो शनि बाहर निकल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि चीजें जो है वो धीरे धीरे ठीक होंगी। ठीक है, अभी राहु भी जो है ना वो रोहिणी छोड़ के ये कृतिका से बाहर निकलेंगे, क्योंकि उल्टे चलते हैं, तो इसी रास्ते से इधर से आते हैं राहु और इधर से निकलते हैं। राहु केतु उल्टा चलता है। ठीक है, राहु केतु इधर से आते हैं और इधर से निकलते हैं। ठीक है, क्योंकि वक्री है। तो ये राहु जो है ना ये रोहिणी छोड़कर इधर से जब निकलना शुरू करेंगे और ये जब अश्विनी तक पहुंचेंगे, ठीक है, तब मजा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कोटा चक्र काम करता है। और बहुत अच्छा टेक्निक है, मतलब मजा आता है इस तरह से देखने में, बहुत आसानी से काफी चीजें दिख जाती हैं, बहुत एक 10 साल का बच्चा देख सकता है। ठीक है, अगर उसे थोड़ी बहुत जानकारी है, तो इतना आसान टेक्निक मैंने दे दिया है, और कोई भी इसे
इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी अपने समय को देख सकता है कि उसका समय कैसा चल रहा है, और ये फेल नहीं होता है। ठीक है, मिक्स, ये या तो मध्यम होगा समय, या अच्छा होगा, या फिर बुरा होगा, जैसा मैंने बताया है उसके हिसाब से आप इसको लगाकर कर सकते हो। तो जैसा मैंने बताया है उसके हिसाब से आप इसको लगाकर कर सकते हो। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। ठीक है, और जब मैंने इसे पढ़ा था तो मैं हंस रहा था, मतलब इतना आसान टेक्निक है, क्या ये काम करेगा? लेकिन जब मैंने इसे लगाना शुरू किया और प्रैक्टिस किया तो और भी बहुत शटल पॉइंट्स हैं इस टेक्निक में। लेकिन एक स्नैपशॉट दे देता है ये, और बहुत सटीक स्नैपशॉट देता है, तुक्केबाजी नहीं होती है, बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो मैं अभी भी थोड़ा, मेरे चेहरे पे मुस्कान है सोच कर कि इतना सरल टेक्निक और इतनी सटीक जानकारी देता है। ठीक है, तो मजा आता है ऐसे टेक्निक, सरल टेक्निक से सटीक जानकारी निकाल कर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और अगले वीडियो का इंतजार करिए। चैनल शेयर करिए, वीडियो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी करवाइए। ठीक है, तो और अच्छी वीडियोस ले आ सकता हूँ जो आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, अपने डे टू डे लाइफ में कैसे देख सकते हो। ज्योतिष के पास क्यों जाना, आप अपने से देखो ना। ठीक है, छोटी मोटी चीजें तो आप अपने से देख लो, ज्योतिष के पास तब जाओ जब बहुत स्पेसिफिक बहुत दिक्कत हो, या फिर कोई बहुत बड़ी बात हो। ठीक है, ज्योतिष के पास जाओगे वो मोस्ट ऑफ द टाइम लूटते हैं वो। ठीक है, मत करिए, बचिए जाने से। ठीक है, अच्छा रहेगा। मैं टेक्निक दे रहा हूँ ना, सीखिए आप उससे। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।